अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना शुरू करते हैं कुछ। सही, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मुझे को याद है आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, या हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, किसी को कुछ याद है? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? नहीं यार, किसी को हमने क्या डिस्कस किया था? चले, डोमेन डिस्कस करी थी। कौन सी डोमेन डिस्कस करी थी? अब तक जो है वो हम एसईओ के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एसईओ क्या है ये पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सर्च इंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, गूगल अपडेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर डबल डबल आ गया, बैकलिंक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, रेफरेंस डोमेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सही। मेरा मूड ये था कि मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा सर्च कंसोल के बारे में बताऊं, और फिर मैं ऑन पेज और ऑफ पेज की तरफ लेके चलूं, लेकिन चले फिर सर्च कंसोल ही पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऑन पेज ऑफ पेज की तरफ जाएंगे और उसके आगे मेन टूल्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। किसी को पता है सर्च कंसोल क्या है, गूगल सर्च कंसोल क्या चीज होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है और किस काम में आती है? कभी किसी ने इसके बारे में सुना है? नहीं सुना। सही। लेकिन गूगल सर्च कंसोल ना बेसिकली एक सिस्टम होता है गूगल का। उसके अंदर बिल्कुल एसईओ का टॉपिक है, तो एसईओ में हर चीज रैंकिंग के लिए ही यूज होती है। अच्छा, तो देखिए, सर्च कंसोल ना बेसिकली गूगल का सिस्टम है, गूगल का एक टूल है। उस टूल से हमें क्या फायदा होता है और हम इस टूल को यूज करते हैं। बेसिकली देखें, एक वेबसाइट है, आप उसके ओनर हैं, गूगल को नहीं पता कि आप उसके ओनर हैं। किसको पता है आप उसके ओनर हैं? आपके आपकी होस्टिंग वाले को या आपके सी पैनल को? गूगल को तो सिर्फ वेबसाइट का डेटा शो हो रहा है, आपके लॉगिन होने का या आपके लॉग आउट होने का या आपकी ओनरशिप का डेटा शो नहीं हो रहा। हो सकता है आप ओनर हो, लेकिन आप फिर भी ओनर ना हो, किसी की अथॉरिटी के लिए आप यूज कर रहे हो वेबसाइट, आप उसको एडमिन के तौर पे। तो वेबसाइट जो है ना, ओनरशिप क्लेम मांगती है गूगल कि आप ओनर हैं, तो आप पहले अपनी ओनरशिप क्लेम करें। गूगल से आप ओनरशिप क्लेम करवाते हैं कि मैं ही ओनर हूँ और इसके हर अफेक्ट का मैं ही जिम्मेदार हूँ। सही है कि, यानी कि इस पे जो भी कंटेंट रिलीज होगा उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जब आप सर्च कंसोल पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, फिर आपको ओनरशिप वेरीफाई करवानी होती है। और जब आप ओनरशिप वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल के पास चली जाती है। यानी कि जब हमें एक असाइनमेंट सबमिट करना होता है, तो हम जब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो टीचर को पता थोड़ी चलेगा कि हमने असाइनमेंट कर लिया है। असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम असाइनमेंट कंप्लीट कर लें लेकिन फिर भी सबमिट ना करें तो टीचर तो अनकम्प्लीट ही समझेगा। तो इसी तरह जब हमें गूगल की नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट शो करवानी होती है और गूगल की नज़र में हमें एसईओ शो करानी होती है और गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में हमें आना होता है, तो हमें जो है वो अपनी वेबसाइट को गूगल में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। गूगल में रजिस्टर्ड करवाने के बाद गूगल उस वेबसाइट को देखता है, और उस वेबसाइट को देखने के बाद जो चीज़ उसको सही लगती है वो उस हिसाब से उसको
वहां शो करवाना स्टार्ट कर देता है। सही समझ में आ गया क्या होता है सर्च कंसोल? अब सर्च कंसोल को जो है ना हम कर लेते हैं, इस तरह से होगा, ये भी डिस्कस पहले करते हैं। सर्च कंसोल तो सॉरी सर्च ट्रेंड्स में चलेंगे। गूगल सर्च कंसोल के बारे में पहले थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल इज अ वेब सर्विस बाय गूगल व्हिच अलाउज वेब मास्टर टू चेक। अच्छा इससे पहले ना सर्च कंसोल तो इसका नाम हो गया, इससे पहले वेब मास्टर टूल भी होता था और फिर वेब मास्टर भी होता था, तो इस तरह जो है ना ये नाम चेंज होता गया। वेब मास्टर चेक इंडेक्सिंग स्टेटस एंड ऑप्टिमाइज। अच्छा इसमें होता ये भी है कि आपकी मैं स्लाइड शो नहीं कर रहा, मैं वेबसाइट शो कर। अच्छा तो सर्च कंसोल जो है ना बेसिकली इसका काम ये भी होता है, जब आपको कोई पेनल्टी लगती है ना, आपकी किसी पेज पे एरर आ रहा होता है, किसी जगह पे कोई इशू आ रहा होता है, तो वो सारी चीजें आपको आपकी नोटिफिकेशंस के थ्रू बताता है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ गया, कोई पेज में कुछ मसला आ रहा है, गूगल के अकॉर्डिंग वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो बता रहा है आपको सही कर लो, बल्कि वो आपको बता रहा है कि आप सही कर लो वरना मैं आपको जो है वो डिरेक्ट कर दूंगा। आपको ये नहीं बताता कि सही कर लो तो बेहतर है, नहीं करो नहीं बेहतर नहीं। जो नोटिफिकेशन वो भेजता है वो इसलिए भेजता है ताकि आप उसको सही कर लें, ताकि आप जो है वो डीरैंक होने से बच जाएं। So Google Search Console is a web service by Google which allows webmasters to check indexing status and optimize visibility of their websites. Until 20 May 2015, the service was called Google Webmaster Tools. In January 28, Google indicated a new version of the Search Console with changes to the user interface. सही, इससे पहले वेबमास्टर टूल्स चलाया होता था, फिर सर्च कंसोल हो गया, फिर ये गूगल सर्च कंसोल बन गया। इस तरह जो है ना इसके नाम थोड़े बहुत चेंज होते रहे हैं, इसको इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और बेसिक तो मैंने आपको समझा दी कि क्या होता है और किस तरह होता है। अब मैं इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। सही, अब इनकी वेबसाइट पे आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सर्च कंसोल को किस तरह इंटीग्रेट किया जाता है। इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च कंसोल। स्टार्ट नाउ करने से पहले आप चीजें पढ़ लें जो गूगल आपको खुद बता रहा है। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद सर्च एनालिटिक्स, get your content on Google, submit sitemaps and individual URLs for crawling, review your index publish to make sure that Google has the fresh sheet view of your site। समझ में आ गई बात? यानी कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे गूगल को ये भी बताते हैं कि मैंने जो वेबसाइट बना ली है उस वेबसाइट को मैं कितना जो है वो अपडेट कर ली है या इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ और इसको ब्राउजर किस तरह देख रहा है। ये सारी चीजें जो है ना सर्च कंसोल के मदद से हो रही होती हैं। गेट अलर्टेड ऑन इशू एंड फिक्स योर साइट। देखें अलर्ट भी आती है आपको और आपको फिक्स करनी होती है। अंडरस्टैंड हाउ सर्च कंसोल गूगल सर्च सी और पेजेस। सही है, इसको अंडरस्टैंड करें। आप यहाँ पे आके जो है वो सर्च कंसोल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सही है, ये डिटेल ट्रेनिंग होती है सर्च कंसोल की लेने की। आप यहाँ पर आए, आपको जो है वो मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको आके गूगल की वीडियोस है, ठीक है, ये किसी और बंदे की वीडियोस नहीं है, गूगल की वीडियोस है। आप गूगल की वीडियोस देखेंगे आपको सर्च कंसोल के बारे में अच्छी अवधारणा हो जाएगी। डिटेल में हर चीज को समझाया गया हुआ होगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे करने के बाद देखिए वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। सही, अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप अपनी डोमेन ओनरशिप वेरीफाई करवाएं। ठीक है, अब डोमेन ओनरशिप वेरीफाई कराने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आपसे कहेगा आप यहाँ से इनसे गाइड भी ले सकते हैं कि किस तरह होगा। देखें ऑल यूआरएल अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, ऑल यूआरएल्स। अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट एंटर कर दूं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट वालों के लिए मैंने एक वेबसाइट टेस्ट के तौर पे रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो देखें क्या कह रहा है। रिमूव प्रोटोकॉल्स पास एग्जांपल एचटीटीपीएस और पाथ। सही है, अब मैं ये मुझसे कह रहा है कि एचटीटीपीएस रिमूव कर दो। अब ये रिमूव कर दिया मैंने, रिमूव करना पड़ेगा मुझे। सही, अब कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, ये डोमेन वेरिफिकेशन है। ठीक है, या तो इस हिसाब से कर सकते हैं हम, इस हिसाब से इससे अगर करने जाएंगे तो हमें जो है वो फाइल मैनेजर में चीजें जाके एडिट करनी पड़ती हैं। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, चेकिंग वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। इसके लिए हमें अब ऑप्शंस बताएगा। सही है, क्या ऑप्शन बताएगा? हमें कहेगा कि आप जो है वो अब यहाँ पे ना ये मल्टीपल जगहों के नाम बता रहे हैं कि अगर आप फलाना होस्टिंग सर्विस यूज कर रहे हैं आप इस तरह कर लें,
आप जो है वो इसको जाके कॉपी करें और इसको जो है वो आप ऐसे कर लें। ये बहुत लेंथी प्रोसेस लगता है। हम इसको जो है वो वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके जो है वो आगे चले जाएँगे या फिर हम इसको यहाँ से एडिट करेंगे। ये थोड़ा-सा ईज़ी प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको वेब डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, एसईओ जो है वो खाली वेब डिज़ाइनिंग के मज़ेदार एसईओ जो है वो विदाउट वेब डिज़ाइनिंग के मज़ेदार नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसको चेक करना शुरू कर दिया, अभी चेकिंग वेरिफिकेशन पे चला गया। अब मुझे कहेगा कि ये एचटीएमएल फाइल है, आप इसको डाउनलोड करें। सही है, अपलोड टू जो है वो फ़ोल्डर में जाके अपलोड कर दें। एक ऑप्शन ये है मेरे पास। एचटीएमएल टैग्स के थ्रू मैं कर सकता हूँ, ये ऑप्शन एक है मेरे पास। और डोमेन नेम प्रोवाइडर के थ्रू कर सकता हूँ, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ें दे रहा है। सही, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप किसी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, जो ज़्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए ही होती हैं, तो आप इस तरह एक वेबसाइट आपको क्लाइंट दे देगा। आप यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन होता है, आपको जो है ये चीज़ें आनी चाहिए, आपके लिए बिल्कुल अजीब-सी चीज़ होगी, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। अब गूगल जो है वो आपको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती, इसलिए आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा और अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो आप जो है वो सर्च कंसोल जब आप डिटेल में नीचे गूगल की तरफ से पढ़ेंगे, तो उसमें हो सकता है आपको बता दें कि और क्या कौन-कौन से वेज़ हैं। लेकिन उसके लिए वेब डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी है। वेब डिज़ाइनिंग के बगैर अगर आप काम कर रहे हैं एसईओ के अंदर, तो आपको बहुत जगहों पे मसले आएँगे। सही। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको जो है वो कॉपी कर लें और इसको कॉपी करने के बाद इसको अपीयरेंस, थीम्स और थीम एडिटर में जाना था मुझे। थीम एडिटर, यहाँ पे आप जाने के बाद जो है वो एडिटर की फाइल में जाकर सबसे पहले आपको जो है वो ऐड करना पड़ता है। अब इसके लिए वेब डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ आप इसको वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू ही समझ सकते हैं मैंने क्या किया है। मैंने इसको जाके अपनी एचटीएमएल फाइल में एडिट कर दिया ताकि ये जो है वो वेरिफिकेशन चेक कर सके कि मेरी वेबसाइट में ये देखिए ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। सही, यानी कि अब मेरी जो ये वेबसाइट है गूगल से ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो गई है। क्यों है वेरीफाइड हो गई है? क्योंकि मैंने अपनी जो गूगल ने मुझे एक की प्रोवाइड की थी, उस की को जाके मैंने फाइल में जाके एडिट कर दिया है। कहाँ एडिट किया है? ये चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैंने कहाँ एडिट किया है। बेसिकली मुझे गूगल ने फाइल दी थी और गूगल फाइल हमेशा वो देता है जो कि हेडर में ऐड की जाती है, जो कि वेबसाइट के हेड में ऐड की जाती है। तो ये हेड की फाइल थी। मैंने हेड की फाइल में क्लोजिंग से पहले ये ऐड कर दिया है और इस वजह से जो है ये वेरिफिकेशन एक्सेस हो गई है और गारंटीड की कर दी गई है। अब मैं गो टू प्रॉपर्टी करूँगा, ये मेरी वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा। सही, अंडरस्टैंड व्हिच कंटेंट, ये सारी चीज़ें मुझे बताएगा। एक मेन चीज़, मेरी वेबसाइट का भी कोई भी डेटा नहीं है और जो भी डेटा है, ये वो डेटा है जो कि गूगल के हिसाब से अच्छा नहीं है और मैंने इसमें बहुत सारी चेंजेस करी हैं अभी सिर्फ़ आपसे पहले वाली क्लास को समझाने के लिए, जो कि वेब डेवलपमेंट की क्लास थी। अब मुझे जो है वो 2 चीज़ें बताएगा। हम साइट मैप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, साइट मैप्स के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। ये कुछ इंटरफ़ेस होता है, इसके इंटरफ़ेस को समझ लें एक दफ़ा। आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट वेरीफ़ाई हुई भी मिलती है, तो लेकिन आपको इंटरफ़ेस समझना फिर भी पड़ता है। आप यहाँ पर आ जाएँगे, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स होती है। अगर आप एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें, प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट, सही, आपकी वेबसाइट किस तरह की है, आपकी वेबसाइट की क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आके आइडिया हो जाती है। आप यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक ही वेबसाइट है। अच्छा, आप ओवरव्यू के अंदर जो है ना प्रोसेसिंग डेटा प्लीज़ चेक अगेन इन अ डे और सो, जब आप एक वेरीफाई करते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगता है गूगल को उस वेबसाइट को पूरा एनालाइज़ करने में, उसपे जो है सिस्टम को समझने में, उसके पेजेज़ कितने हैं और कौन-कौन सा पेजेज़ गूगल में कहाँ-कहाँ रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझने में, ये गूगल को समझने में टाइम लगता है। सही। फिर गूगल को यहाँ पे परफॉर्मेंस शो करता है, जिस परफॉर्मेंस के अंदर ये मेंशन होता है कि आपको कितने व्यूज़ आए, आपको कितने इंडेक्सिंग आई, आपकी क्या-क्या डिटेल्स हैं। हम एक ओपन करके आपको शुरू करवा देता हूँ।
इस तरह की आपको इमेजेस शो होती हैं। ये देखें, जैसे ये इमेज शो हो रही है। सही, इस इमेज को मैं आपको समझाता हूँ इमेज बेसिकली है क्या। ये देख लें, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये सब खाली है। इसके अंदर थोड़ा सा डेटा, इसके अंदर थोड़ा सा डेटा आ चुका है। सही, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर आपको टोटल वेबसाइट पे क्लिक्स कितने हैं ये बताता है। एवरेज सीटीआर, सीटीआर होता है आपका क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट वो चीज होती है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, आपकी वेबसाइट कितने लोगों को पहले शो हुई। सही, शो होने के बाद उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया। जितने लोगों को शो हुई तो वो इंप्रेशन काउंट होते हैं। सही, शायद मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया भी था कि जितने लोगों को, बल्कि वो यूट्यूब वालों को बताया था, मैं आप लोगों को भी करके समझा देता हूँ। इम्प्रेशन बेसिकली ये होते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चीज सर्च करी, अब यहाँ पे ना आपको फर्स्ट पेज पे मल्टीपल वेबसाइट्स होंगे। मैं जितना नीचे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सर्च किया और मैं सिर्फ इसी वेबसाइट पे चला गया, तो सिर्फ इसी वेबसाइट को इंप्रेशन काउंट होगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं नीचे आया, इन सबको मेरा इंप्रेशन काउंट हो रहा है। मैं यहाँ से नीचे जाता रहूंगा, इंप्रेशन इसको काउंट हो गया, इसको इसको, जितना मैं नीचे जाऊंगा जो जो वेबसाइट मेरे सामने आएगी उन सबको इंप्रेशन काउंट होता रहेगा। अब यहाँ पे समझ लो, समझ लें एक दो तीन चार, चार वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक वेबसाइट पे चार, एक पेज पे चार वेबसाइट शो हो रही है गूगल की। तो इन चारों वेबसाइट पे इंप्रेशन चलेगा एक एक, लेकिन क्लिक मैं किसी एक वेबसाइट पे करूंगा तो जितने इंप्रेशन गए चार पे, तो उन चार में से क्लिक मैंने किसी एक पे किया, ऐसे ही कोई और यूजर आएगा। अब वो दूसरा यूजर आया, अब वो दूसरा यूजर आया, उसको फिर ये चार वेबसाइट शो हुई, चार में से वो किसी और वेबसाइट पे चला गया। तो इन सबके जो इंप्रेशन हैं वो दो 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 इंप्रेशन हो गए। लेकिन इसके पास जीरो क्लिक है, इसके पास जीरो क्लिक है, इनके पास वन वन क्लिक होगा। तो इस तरह 500 लोग आए, 500 में से जो है वो 100 इस पे गए, 100 इस पे गए, 200 इस पे गए, 100 इस पे गए। तो इंप्रेशन तो 500 है टोटल, इसके भी 500 इंप्रेशन है, इसके भी 500 इंप्रेशन है, इसके भी और इसके भी। लेकिन इसके पास क्लिक जो है वो 100 है, इसके पास 200 है, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है। तो 500 जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगा। तो इससे क्लिक थ्रू रेट निकल कर आ जाएगा कि कितने लोगों को आपकी वेबसाइट शो हो रही है। इसका बेसिकली गूगल तो परसेंटेज करके निकालता है, और वो गूगल की एक दो कैलकुलेशंस और होती हैं, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। गूगल खुद जो है वो पीछे से कैलकुलेट करके सारी चीजें बता रहा होता है। सही, तो गूगल एक परसेंटेज बताता है कि आपकी वेबसाइट कितने लोगों को शो हुई और उसमें से कितने परसेंटेज वाले लोग आपकी वेबसाइट पर आए। 4%, 5%, 10%, 20%, यानी कि आपकी वेबसाइट 100% में से कितने लोगों ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आना पसंद किया। उस हिसाब से आपको एक चीज का आइडिया होता है कि जो मैंने यहाँ पे हेडलाइन यूज की हुई है, जो ये H1 कहलाती है, H1 H2 वगैरह मैंने हेडलाइंस यूज की हुई है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या यूज कर रहे हैं। सही, तो आपको उससे आइडिया होता है अगर आपका जो है वो क्लिक थ्रू रेट का परसेंटेज कम है, क्लिक थ्रू रेट की परसेंटेज कम है, जो यहाँ पे आपको शो हो भी रही है, ये शो हो रही है क्लिक थ्रू रेट, अगर ये कम है तो आपको कोशिश करनी होती है कि मैं अपनी जो है वो यहाँ पे इसको एडिट करूँ, अपनी डिस्क्रिप्शन एडिट करूँ, मैं अपनी जो है वो हेडलाइन एडिट करूँ, मैं अपनी जो है इन चीजों को एडिट कर लूँ, ताकि आपको जो है ना वो इशू फेस ना करना पड़े क्लिक थ्रू रेट में। जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा उतना ही अच्छा आप जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और चीजों को जो है वो आपके लिए भी फायदेमंद होंगी। इसी के साथ साथ आपको जो है वो बहुत सारी चीजें शो हो रही है, तो इसका आपको समझना होता है। देखिए इंप्रेशंस कितना है, क्लिक्स कितना है, उस हिसाब से। अच्छा, फिर एक चार्ट होता है, इस चार्ट के अंदर आपको चीजें ये शो हो रही होती है कि चार्ट ऐसे जिगजैग चल रहा है। देखिए ये तो कोई बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर इतने सारे इंप्रेशंस आ गए हैं। ये वेबसाइट है टाउन वेबसाइट है। अच्छा, ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं है, सिर्फ डेमो वेबसाइट जो है वो गूगल ने बताई हुई है आपको समझाने के लिए। सही, तो यहाँ पे ना गूगल ने बहुत सारी चीजें बताई हुई है। 66 ये एम के अंदर अगर है तो ये बहुत ज्यादा व्यूज है। ठीक है, इतने व्यू, इतने इंप्रेशन नहीं आते, ये बहुत ज्यादा रैंकिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे ना आपको चार्ट कुछ इस तरह से शो होगा कि जब आपकी वेबसाइट स्टार्ट हुई होगी, ऐसे नीचे जाते जाते फिर 1,
तो ये तो 100 180K 240K क्लिप्स की बात हो रही है। यहाँ पे तो आपको 1-2 शो हो रहा होगा, जैसे कि केस हट जाएंगे। जितनी आपका चार्ट ग्रो करता जाता है, जितनी ऑडियंस बढ़ती जाती है, उससे 1 से 10 10 से फिर 100 से 1000 से फिर ऐसे बढ़ता है। तो शुरू में आपको 1 2 3 यहाँ पे 100 केस के अलावा 1 2 3 4 आ रहे होते हैं, यानी कि 1 व्यू आएगा तो चार्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके लिए स्टार्ट में 1 व्यू बहुत वैल्यूएबल होता है। तो चार्ट से आपको आइडिया होता है कि 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू ऐसे इंक्रीज होते रहते हैं। और साथ में क्लिक थ्रू रेट का भी आपको आइडिया होता रहता है, क्लिक थ्रू रेट क्या है। तो चार्ट से आपको आइडिया होता है कि मार्च को फॉर एग्जांपल ये मंथली चार्ट ओपन हुआ है, यहाँ पे इसको आप डे चार्ट भी कर सकते हैं जब आप यहाँ पे आएंगे। और ओपन रिपोर्ट में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, देखिए ये पेज आ गया है। आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब ये चार्ट विजिबल हो जाएगा काम करने के लिए, तो आप इसको जो है वो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मंथली पे भी सेट कर सकते हैं, वीकली पे भी कर सकते हैं। आपको जितने टाइम का चार्ट देखना है उस हिसाब से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेज का चार्ट देखना है, ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये एक डेज चलना है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा चलना शुरू हो गया। तो मंडे को 1 आया था, ट्यूसडे को 2 आए थे, थर्सडे को जो है फिर वेडनेसडे को चले 5 आ गए, थर्सडे को 10 आ गए, लेकिन फिर फ्राइडे को अचानक डाउन चले गए, सही है, 1 पर आ गए। तो आपको इससे चार्ट से आइडिया हो रहा होता है कि मेरे किस दिन के क्लिक्स जो है वो ज्यादा है, किस दिन के क्लिक्स कम है। उससे आपको एक एनालाइजेशन ये भी होती है कि आपकी ऑडियंस जो है, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, उस टॉपिक पे लोग किस दिन ज्यादा सर्च करना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक एग्जाम्पल के तौर में मैं समझा रहा हूँ, मंडे वाले आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसके आप वीकेंड्स के बारे में लिखते हैं, वीकेंड्स के जो है वो चीजें लिखते हैं, जाहिर सी बात है मंडे को आपकी वीकेंड्स के बारे में लोग सर्च करना पसंद नहीं करेंगे। आपको जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक सर्च करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है थर्सडे को कर लें, थर्सडे को आपकी वेबसाइट को जो है वो पुश मिलना शुरू होगा, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, वीकेंड से रिलेटेड। वेयर टू स्पेंड वीकेंड विद फैमिली, हाउ टू स्पेंड वीकेंड विद फैमिली, हाउ टू यूटिलाइज माय वीकेंड, हाउ, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे आइडियाज हैं जिनको आप अपने कंटेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू, क्योंकि आपको देखें वीकेंड पाकिस्तान में तो ऐसा कंसिडर नहीं किया जाता। वीकेंड पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ सोने के लिए कंसिडर किया जाता है, सफाई के लिए या अगले पूरे हफ्ते का जो सौदा वगैरह लेकर आना उसके हिसाब से कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपका जो कंटेंट है वो यूएस में लिखा जाएगा या और डिफरेंट एरियाज में लिखा जाएगा। तो आपका क्लाइंट जो है वो हो सकता है आपको जो है वो इस टाइप का ब्लॉग चला रहा हो जिसपे चीजों को लिखना प्रेफर करता हो। तो वहाँ के लोग तो वीकेंड को प्रॉपर वीकेंड के तौर पे एंजॉय करते हैं। वीकेंड अगर उनका वीकेंड जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो गया है, तो फ्राइडे नाइट जो है वो देख लें। अगर आप फ्राइडे नाइट की मूवीज लगती हैं, सैटरडे नाइट मूवीज लगती हैं, कभी आपने इस बारे में नहीं सुना होगा कि मंडे नाइट मूवी या वेडनेसडे नाइट मूवी, फ्राइडे नाइट होती है, सैटरडे नाइट होती है, संडे नाइट मूवी नहीं लगती, संडे हॉलीडे लगती है, क्योंकि उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। और फिर अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं और वीकेंड सर्विस दे रहे हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक पूरे होल सिनेरियो को एनालाइज करना पड़ता है। कोई आपकी चीज को सर्च क्यों कर रहा है। अब वीकेंड्स आ रहे हैं, मंडे को तो मैं जाहिर सी बात है सर्च नहीं करूंगा हाउ टू स्पेंड वीकेंड विद माय फैमिली। वीकेंड तो एक दिन पहले ही गुजर गया है, चाहे वो अच्छा वीकेंड ना गुजरा हो, लेकिन मैं फिर भी सर्च करूंगा, तो मैं सर्च करूंगा वेडनेसडे के बाद, तो मेरी वेबसाइट को वेडनेसडे से बूस्ट मिलना शुरू होगा। मंडे ट्यूसडे मेरी वेबसाइट पे 1 2 3 तक क्लिक्स होंगे, लेकिन वेडनेसडे को 6 7 8 9 10 या 100 तक भी जा सकते हैं एज पर माय पोजीशंस। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब एक पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बिरयानी जो है वो फ्राइडे को ज्यादा बनाई जाती है, और कॉन्सेप्ट क्या है, शुरू से ये है। तो आपकी जो, अगर आप बिरयानी के टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो आपकी सर्चेस जो है वो वेडनेसडे, फ्राइडे या थर्सडे को चली हो जाएंगी, थर्सडे या फ्राइडे को होंगी, ठीक है। सैटरडे संडे को भी हो जाएंगी, क्योंकि लोग जो है वो दावतें हो रही होती है। लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो इस पर थोड़ा सा रुझान कम रहेगा। कम रहेगा, तो आप एसईओ के लिए कौन सा टूल और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि आपके पास सारे उस वेबसाइट का डेटा शो हो जाता है। क्योंकि मैं सर्च करना भी चाहूँ तो नहीं करूँगी उससे, बिल्कुल उन्हें सर्च करना नहीं पड़ता। एचआरएफ के थ्रू जो है वो हम करते हैं। अभी हमारा टॉपिक आगे आएगा, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी एचआरएफ का कुछ शो करवाया था। ये डेटा हम खुद सर्च नहीं करते, ये कुछ भी हम सर्च नहीं करते। ये चीजें तो हम सर्च कंसोल के थ्रू खुद रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का डेटा है। दो चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एसईओ के अंदर एक कंपेटिटर की वेबसाइट का डेटा होता है जो कि पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर रहा होता है।
टूल्स 101% एक्यूरेट नहीं होते, 90% एक्यूरेट होते हैं। एचरफ सैमरश ये जितने भी टूल्स हैं एसईओ के। गूगल सर्च कंसोल 101% एक्यूरेट होता है। और वो क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि वो सिर्फ डेटा वेबसाइट के ओनर को शो करवा रहा होता है। सही, तो यहाँ से जो डेट्स होती है ना, वो आपको एनालाइज करनी पड़ती है, आपको लिखना पड़ता है कि मेरी वेबसाइट किस दिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरी वेबसाइट को किस दिन बूस्ट मिल रहा है। ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई अपडेट कर, आपको पता ही नहीं मेरी वेबसाइट कब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, आपको अपडेट करनी है वेबसाइट में, आपने उस दिन अपडेट कर दी जिस दिन ज्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं। नुकसान किसका है? आपका ही नुकसान है। ये तो वही बात हो गई जिस दिन समझ लें कि सैटरडे वाले दिन किसी मार्केट में ज्यादा सेल होती है, सैटरडे संडे को, या सैटरडे को ज्यादा सेल होती है, और सैटरडे वाले दिन ही बंदा दुकान बंद करते क्या है कि मैं जो है वो शटर सही करवा रहा हूँ, तो बेवकूफी है ना। मंडे को जो है वो सेल कम होती है, तो अगर मंडे को जो है वो काम करवा ले, तो उसका उसका भी नुकसान नहीं है और वो फायदे में ही है। तो इस तरह चीजों को समझना होता है। वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे मसले आते हैं, तो आपको इस तरह डेट्स को भी देख के चलना पड़ता है। अब कोई कंटेंट लिख रहा है बिरयानी के ऊपर, तो उसको मंडे का कंटेंट, मंडे को जो है वो अमूमन बिरयानी नहीं बनती है, कोई दावतें नहीं होती, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता जिसपे सर्च किया जाए। वर्किंग डे होता है, नॉर्मल रूटीन के खाने होते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे यही चल रहा होता है। थर्सडे को जो है वो थोड़े बहुत लोग सर्च करते हैं रात के टाइम पे कि यार फ्राइडे को चले किस तरह की बिरयानी होता है। फ्राइडे को फिर भी इतना नहीं होता, क्योंकि फ्राइडे को ज्यादा लोग बाहर से खा रहे होते हैं बिरयानी। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो सैटरडे संडे को जो है वो आपको एक बूस्ट मिलेगा आपके कंटेंट को। सही है। अब ये चीजें जो है ना आपको थोड़ा सा खुद समझनी पड़ेगी कि आपका जो कंटेंट आप जिसपे लिख रहे हो बिल्कुल एक इन डेप्थ जाके ना, लोग जिस बारे में सोचते हैं, लोगों की थिंकिंग, लोगों का जो है वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा। अगर आप जो है वो किसी ऐसी चीज के ऊपर लिख रहे हैं, आपकी ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप लिख रहे हैं पाकिस्तान में हाउ टू स्पेंड माय वीकेंड इन कराची, तो या हाउ टू स्पेंड माय वीकेंड इन लाहौर, इस्लामाबाद, लोग इतना प्रेफर नहीं करेंगे आपके कंटेंट को पसंद करना। क्यों पसंद करना नहीं प्रेफर करेंगे? क्योंकि कराची के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर एक लिमिटेड चीजें हैं लोगों के पास वीकेंड एंजॉय करने की। और उसमें से भी बहुत से लोग जो है वो वीकेंड घर में रह के एंजॉय करते हैं, या बहुत बहुत हुआ तो डिनर करने चले जाते हैं। वो भी बहुत ज्यादा एलीट क्लास है, अगर एलीट क्लास ही जो है वो वीकेंड्स को इस तरह एंजॉय करती है। किस तरह? जैसे हर वीकेंड को अगर हम पाकिस्तान में रह के कंटेंट लिख रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चली? ये सारी चीजें हम वेबसाइट जब बनाते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर मल्टीपल, तो उनसे सर्च कर करके चीजों का आइडिया होता गया। तो पाकिस्तान में लोग वीकेंड्स इतना एंजॉय नहीं करते। पाकिस्तान में लोगों को वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लोग जो है वो वीकेंड वाले दिन भी ऑफिस वर्क कर गए होते हैं, घर में बैठे हुए, या वीकेंड वाले दिन भी जो है वो सब चीजें कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल डेज में करते हैं। या तो उनका पूरा दिन जो है वो, अगर मैं एज अ कराची टीम में बात करूँ, कराची हाइट्स, तो यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा? आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि वीकेंड लोगों को जो बहुत अच्छा वीकेंड समझते हैं संडे, यूएस वगैरह में वीकेंड जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान में वीकेंड सिर्फ संडे को वीकेंड कंसीडर किया जाता है। तो कंटेंट डिफरेंस आ जाएगा। अब इन कंटेंट डिफरेंस को समझना है। अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से कंटेंट लिख रहा हूँ और मैं चाहूँ कि यूएस ऑडियंस देख ले, मेरे किसी काम का नहीं है, यूएस ऑडियंस किसी काम का नहीं है, और गूगल आपको पोजीशन भी नहीं देगा। तो कराची के अंदर अगर कोई वीकेंड एंजॉय कर रहा है तो उसका सबसे अच्छा वीकेंड क्या होता है कि वो सुबह जो है वो सुबह तो नहीं, दोपहर में 2 बजे उठ के अल्लाह पूरी का नाश्ता कर ले, और फिर जो है वो 2 बजे के बाद उसके जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज है घर की वो कर ले, और फिर रात में जो है वो घर में ही स्पेंड करते हो। और सच कोई यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप जो है वो किसी यूएस क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं तो उनके लिए जो है वो बच्चों की जगहें अलग हैं, बड़ों की जगहें अलग हैं वीकेंड एंजॉय करने के लिए। वीकेंड ऑफर अलग है। पाकिस्तान के अंदर मैंने अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि वो वीकेंड ऑफर आती हो, बल्कि यहाँ के रेस्टोरेंट वाले सोचते हैं कि वीकेंड्स के ऊपर तो ज्यादा सेल्स होती है, तो हम ऑफर क्यों लगाएं? ऑफर लगाएंगे तो हमारी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेल तो होनी है वीकेंड पे। जबकि यूएस यूके इन मार्केट्स में खास तौर पे वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं। इन ये टॉपिक्स है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ चीजें नहीं बता रहा, इसके ऊपर पूरी वेबसाइट्स काम कर रही हैं। बेस्ट वीकेंड डील्स इन माय एरिया या इन माय सिटी, जो सिटी आती है उस सिटी को आप वहां मेंशन कर दें। इसके ऊपर पूरी पूरी वेबसाइट्स काम कर रही हैं, इसके ऊपर लोगों ने ब्लॉग्स बना के रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं? वो बेस्ट डील्स फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं कराची के अंदर रह रहा हूँ और मुझे जो है वो फैमिली के साथ बाहर जाना है,
और वीकेंड एंजॉय करना है, मैं किसी जगह पे चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीकेंड प्लान करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे प्लान करने से पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं सर्च करूँ वीकेंड बेस्ट वीकेंड प्लेस फॉर मी या बेस्ट फॉर विद फैमिली और ये करके ना मैं गूगल पे सर्च करूँ और गूगल में कोई पाकिस्तानी कंटेंट टॉप पर आ जाए और इस कंटेंट के अंदर एक अच्छी डिटेल लिखी हुई हो और डिटेल देखिए कंटेंट क्रिएशन ना, कंटेंट लिखना जो है ना वो कमाल नहीं है, कंटेंट समझाना कमाल है। जो आपका कंटेंट पढ़ रहा है बंदा, आपका कंटेंट इस पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं किस इंटेंट से आया था, मैं मेरा इंटेंट ये था कि मैं आके वेबसाइट्स के बारे में, मैं वीकेंड के बारे में सर्च करूं। अब मुझे कोई वीकेंड मिल, मुझे कोई एक वेबसाइट मिल गई जिसपे उसने मुझे प्लान बना के दे दिया, मेरे 5-6 घंटे की आउटिंग का या 7 घंटे की आउटिंग का एक प्लान बना दिया कि इफ यू लिव इन दिस सिटी और ऐसे करके आप फॉर एग्जांपल कराची के लिए प्लान बना दिया कि अगर आप इस सिटी, आप इस लोकेशन पे रहते हैं तो विद इन 15 मिनट्स ड्राइव जो है वो आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे, विद इन सिटी जो है वो ये लोकेशन है, आप जो है वो यहाँ पे ये सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। एक ना मेरा माइंड ओपन कर दिया कि अच्छा यार ये चीज भी है। फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर अगर मैं एक बात करूँ, अरीना को मैं ले लूँ, तो अरीना में हमारे पास मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं, अरीना एक अच्छी वीकेंड प्लेस बन सकती है बच्चों के हिसाब से। तो मैं उसके ऊपर अगर एक कंटेंट लिखूं, अब मैंने कंटेंट लिख दिया, उसको कंटेंट में क्यों लिखूं, मुझे क्या फायदा? आपको दो वजह से फायदा है। एक तो आप ब्लॉग लिखेंगे, उस पर आपकी ऑडियंस आएगी, आपकी अर्निंग होगी ही होगी, सही। और अगर आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट थोड़ी सी ग्रो करना शुरू हो जाए, तो फिर आपको लोग जो है अप्रोच करेंगे, आपको ये रेस्टोरेंट ओनर या कोई बड़ा रेस्टोरेंट ओनर इस तरह आपको अप्रोच करता है और कहता है हमारे लिए कंटेंट लिखें, हमारी जो है वो सर्विसेज को ऐसे डिस्क्राइब करें। तो आपको चीजों को समझना पड़ता है, इस तरह आपको पूरे पूरे चार्ट समझने पड़ेंगे। ये चार्ट जो है ना सर्च कंसोल के, आपको एक गूगल शीट बनानी पड़ेगी, उस शीट में आपको अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहें, जरूरी नहीं शीट पे आप लिखें, आप रजिस्टर में लिख लें भाई मेरी जो है फला डेट को इतने आए थे, और ना भी लिखे तो आपके पास यहाँ पे स्टैट्स मौजूद रहते हैं 1 साल के या उससे भी ज्यादा के। एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट कर लें, एक्सेल की शीट में जो है वो आ जाता है। तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप चार्ट्स को जब फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो चार्ट्स में यहाँ पे कुछ चीजें नहीं होती, ठीक है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे आएंगे और चार्ट्स को आके समझेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी एक डिफरेंट चीज है, ट्रेंडिंग टॉपिक और ये सारी चीजें देखिए मर्ज होकर चलती हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक भी आप ऐड कर दें, अब जैसे अब विंटर आने वाला है तो आप विंटर की चीजों को प्लान करें। आप अगर कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं तो ब्लॉग लिखें, उसको विंटर से रिलेटेड एसोसिएट करें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि बेस्ट जो है वो विंटर स्पेंड आप कहाँ कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट लिख रहे हैं और अगर आप यूएस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं तो आप यूएस ऑडियंस के बारे में सर्च करें, तो विंटर कहाँ करते हैं, फिर उसको जो है वो चीज वही होगी, उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का दूसरा होगा, सही। तो यहाँ से आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा, आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें भी ऐड कर सकते हैं न्यू करके, फुल ड्यूरेशन और वेबसाइट का ये सारी चीजें आपको चार्ट्स के थ्रू आइडिया हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन होता है। आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल ऐड करते हैं और गूगल उस पेज को इंस्पेक्ट करता है, गूगल उस पेज को कुछ आवर्स में इंस्पेक्ट करता है और उसकी रिपोर्ट आपको दे देता है यहाँ पर कि उसके हिसाब से ये पेज जो है वो गूगल के लिए अच्छा है या नहीं है, या चेंजेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ पेज एक्सपीरियंस जो है वो जहाँ पर गूगल बताता है अभी तो उनका डेटा नहीं है, 90 डेज का कंप्लीट एवेल्यूशन, 90 दिन चलने के बाद जो है वो ये डेटा जनरेट होता है। इसके साथ साथ जो है वो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल ये लिंक होता है, यूआरएल जो है वो आपकी वेबसाइट का लिंक होता है। आपको अभी तक यही नहीं पता यूआरएल क्या होता है? ये जो लिंक है ये यूआरएल कहलाता है। ये इतना बड़ा लिंक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सबने कहा था, मुझे पता है यूआरएल क्या होता है। आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल होगा आप उसको जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं और आप उसको जो है वो इजीली कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट का लिंक होता है वही यूआरएल बन जाता है। जिस पेज का लिंक या जिस पेज का यूआरएल आप इंस्पेक्ट करवाना चाहते हैं हम कर लें, उन्हें आपको पता चल कि लिंक क्या होता है। लिंक और यूआरएल एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंट चीज नहीं होती। एक और अच्छा, ये सारी चीजें कोर वेब वाइटल्स हैं, ये गूगल 90 दिन के बाद दिखाता है। इसमें क्या दिखाता है? मोबाइल की आपकी वेबसाइट की स्पीड और डेस्कटॉप की स्पीड।
अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है मोबाइल स्पीड और डेस्कटॉप स्पीड? अब मैं यहाँ पर आया और मैंने इसके बारे में सर्च किया। अब एक वेबसाइट है, ये 10 सेकंड में लोड हो रही है और ये वेबसाइट 8 सेकंड में लोड हो रही है। गूगल 8 सेकंड वाली को वैल्यू देगा, ना कि 10 सेकंड वाली को। सही। अब ये वेबसाइट 6 सेकंड में लोड हो रही है और ये वेबसाइट 8 में, तो जाहिर सी बात है 6 वाले को वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ये 6 में लोड हो रही है और ये 5 में, तो 5 वाले को वैल्यू मिलेगी। स्पीड जिसकी ज्यादा होगी गूगल हमेशा उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्यों वैल्यू प्रोवाइड करेगा? मैं आया, इस पेज पे क्लिक किया, जैसे देखें कितनी तेज वेबसाइट होती है। अगर मैं इसमें क्लिक करूं और पेज लोड होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे ऐसे करके, जैसे ये तो लोड होकर इसने पेज दिखा दिया, सही है, वो लोड होता रहे आधे घंटे तक तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरे पास तो कंटेंट आ गया ना, मेरा तो मुझे देखना है। लेकिन यही पेज लोड होता रहे और फिर ये डेटा थोड़ी देर बाद आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सही है। तो ये चीजें भी आपको देखनी होती है कि जिस जगह पे आप रैंक कर रहे हैं उसके आगे पीछे जो आपको, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है, सही, तो आपके जो नीचे कंपेटिटर है और जो आपके ऊपर कंपेटिटर्स हैं उनकी पेज स्पीड कितनी है, उनकी पेज स्पीड का आइडिया कैसे होता है? उनकी पेज स्पीड का आइडिया ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चलिए इसको खोल लेता हूँ। गूगल पेज स्पीड से भी हम इसको आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन गूगल पेज स्पीड इतना एक्यूरेट नहीं है, बार बार डेटा शो करवाता है गूगल पेज स्पीड। ठीक है, अब मैंने ये वेबसाइट का लिंक उठा लिया, गूगल को कहा इसको एनालाइज करो, वेबसाइट को एनालाइज करो पहले कितना इसका जो है वो स्पीड टाइम है। कौन सी वेबसाइट हमने उठाई है? अभी ये उठाई है। अब इसका जो है वो स्पीड टाइम देख लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, पोजीशन सिर्फ स्पीड टाइम की वजह से नहीं होती, पोजीशंस मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। उसमें से एक फैक्टर जो है वो स्पीड टाइम और यूजर एक्सपीरियंस भी होता है। ये देखें, मोबाइल के ऊपर 67% जो है वो गूगल के मुताबिक इनकी स्पीड अच्छी है। जो इश्यूज है गूगल ने यहाँ पे बताए में, आप इसको जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि मेरा कंपेटिटर कितनी स्पीड है। डेस्कटॉप पे इनकी स्पीड 97% है, जो कि बहुत एक्सट्रीम गुड है। सही। और मोबाइल के हिसाब से भी 67% बुरी नहीं है, 50+ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मोबाइल पे अक्सर वेबसाइट स्लो ही रहती हैं। इस वेबसाइट को देख लेते हैं कि इस वेबसाइट की स्पीड क्या है। इस तरह हम नोट डाउन कर सकते हैं अपनी स्पीड्स को भी, कि हम किस तरह स्पीड को जो है वो देखेंगे और क्या चीज़ें देखेंगे। इस तरह आपको हर चीज़ को जो है, ये देखिए मोबाइल पे इनकी ये जो है वो कुछ भी नहीं है, मोबाइल पे तो 1% है, जो कि बहुत बुरी है। और डज नॉट पास मीन्स गूगल इनको पेनल्टी लगा सकता है किसी वक्त भी। और डेस्कटॉप पे भी इतनी अच्छी नहीं है, 36% है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं इनकी पोजीशन जो है वो, देखें इसकी पोजीशन नीचे है। अब इसकी स्पीड थोड़ी बेहतर होगी इस वाले से, अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये देखें लोड फिर भी फौरन हो रही है। तो गूगल जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट कभी भी नहीं दे रहा होता। हम जीटी मैट्रिक्स से चेक करते हैं बहुत दफा, जीटी मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या स्पीड बता रहा है इसी वेबसाइट की, जो कि गूगल जिसके बारे में बता रहा है कि अच्छी स्पीड नहीं है। गूगल के मुताबिक ये वेबसाइट लोड हो रही है जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है मोबाइल के ऊपर, वो 3.9 सेकंड में, जो कि वेल एंड गुड है। 3.9 सेकंड इज एक्सट्रीमली गुड। तो 3.9 सेकंड ये कह रहा है। जीटी मैट्रिक्स देख लेते हैं कितना कह रहा है। और गूगल के मुताबिक 3.9 सेकंड में ना कंटेंट शो हो जाता है। सही है। गूगल को ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि देखें इस वेबसाइट वाले ने एक गेम ये किया हुआ है कि अपना कंटेंट तो शो करवा देता है, लेकिन जो आसपास की चीजें हैं ना उनको लोड होने में टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि आप आएंगे, आपको मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये चीजें शो करवा देता है, ये चीजें थोड़ी स्लो शो होती हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, गूगल भी सही से इसको पेनल्टी नहीं लगा रहा होगा। जबकि गूगल यहाँ पे फुल पेज स्पीड टाइम बता रहा है, यानी कि कंप्लीट जितना भी डेटा है पेज के ऊपर वो सब जब कंप्लोड हो जाता है तो उसकी टाइम होता है 14.8 सेकंड। सही। यहाँ पे देख लेते हैं, जीटी मैट्रिक्स जो है वो एनालाइज कर रहा है साइट को इस वक्त। ठीक है। जीटी मैट्रिक के हिसाब से भी 2.5 सेकंड्स में ये वेबसाइट लोड हो रही है, जो कि अच्छी है। लेकिन इन परफॉर्मेंस के हिसाब से वही बात इस वेबसाइट वाले ने ये किया हुआ है कि बाकी चीज़ों को जो है वो थोड़ा स्लो रख के कंटेंट को थोड़ा सा जल्दी डिस्प्ले करने के लिए शो किया हुआ है। सही। तो इस तरह जो है ना आपको चीज़ों को समझना पड़ता है और चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या चीज़ किस तरह काम कर रही है। इस वेबसाइट के यूआरएल को इंस्पेक्ट करते हैं, इससे भी यूआरएल इंस्पेक्ट कर लेते हैं, रीटेस्ट में जाते हैं।
और ये पीटी टेस्ट जो है वो इसी वेबसाइट का हो जाएगा, इसको रिलोड कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं ताकि स्पीड्स का भी आपको आइडिया हो चीज़ों का। और कोर वाइटल उसके अंदर जो है वो कोर वाइटल अपडेट्स के अंदर जो है ये गूगल की नई कोर वेब वाइटल्स अपडेट है, इसके अंदर यहाँ पे आपको स्पीड्स भी शो होती रहती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी मैनुअल से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं। देखिए इनकी जो है वो 3% और 41% आया है। पेज स्पीड यहाँ पे क्या बता रहा है, जीटी मैट्रिक्स। बिल्कुल, एड्स शो होने के लिए आपको एडसेंस यूज़ करना पड़ता है, वो एडसेंस डिफरेंट चीज़ होती है। आप अपनी मर्ज़ी से एड्स को शो करवाना बिल्कुल ऐसी सेटिंग कर सकती हैं, कब शो होंगे और कब ना शो हों, कौन से शो हों, कौन से ना शो हों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंटेंट शो होने वाला तो नहीं, ऐड और कंटेंट आप जब एड्स आप रोक सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे एड्स इस टाइम पे ना शो हों या इस टाइम पे शो हों, ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप कंटेंट को रोकते हैं और जो सेटिंग इसने की हुई है ये सेटिंग डिफरेंट है। ये अपने पेज को जो है वो तेज़ लोड करवा रहा है और बाकी कंटेंट को जो है वो थोड़ा स्लो लोड करवा रहा है। इसने जो है वो कैशे प्लगइन्स यूज़ किए हुए होंगे जिसकी वजह से इसका कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट है वो पहले लोड हो जाता है और बाकी चीज़ें थोड़ी स्लो लोड होती हैं। ताकि जो आने वाला यूज़र है उसको मेन चीज़ पहले नज़र आ जाए और बाकी साइड की चीज़ें थोड़े से सेकंड्स के बाद नज़र आना शुरू हो जाए। तो भी इश्यू नहीं है क्योंकि हम जो जिस काम के लिए आ रहे हैं वो ये काम है, ना कि ये काम है। हाँ, जब हम ये पढ़ लेंगे हमारा काम समझ में आ जाएगा, हो सकता है फिर हम किसी और कंटेंट की तरफ चले जाएँ। वेबसाइट ओनर के हाथ में हर चीज़ होती है, जैसे वो चाहे वो कर सकता है। 3.4 सेकंड का यहाँ पर आया है, गूगल के मुताबिक कितना आया है? गूगल के मुताबिक भी 3.9 सेकंड आया है, जो कि सही है, इतना बुरा नहीं है। सही, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। मैनुअल ऑप्शन जो है वो कोई आपकी जो है वो एक्शंस नॉट डिटेक्टेड है, यानी कि आपकी वेबसाइट का कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू डिटेक्ट नहीं किया है वेबसाइट ने, गूगल ने, सॉरी। और सिक्योरिटी इश्यूज भी यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर होंगे तो यहाँ पे मेंशन कर देगा गूगल। सही। ये इंटरनल टारगेटिंग वगैरह होती हैं, इसको हम जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे। इंटरनल टारगेटिंग क्या है, मैसेजेस, यूआरएल पैरामीटर्स क्या हैं और बाकी लिंक्स वगैरह हम इस तरह करते हैं। किसी का कोई इशू है तो पूछ ले। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले से अगर कोई पुराने सेशन से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो भी पूछ लें, कोई जहन में कोई इशू आ रहा है तो पूछ लें। मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, जाएँ सर्च कंसोल के ऊपर। अ, ठीक तो मैंने आपने कल चेक किया था, नहीं सर आपने मेरी आर्टिकल की मिस्टेक्स को करेक्ट किया। मैंने कल चेक किए थे, चेक किया था, आपने चेक किया था कल, तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि किस हिसाब से कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। और जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपने लेंथी इंग्लिश में भी लिखी हुई थी, तो वो थोड़ी-सी वो भी चेंज हो गई, कर दी थी मैंने। उससे जो है ना फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ईज़ी वर्डिंग्स में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि पढ़ने में समझ आ रही होती हैं। सही। बाकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आप लोग, और चाहें तो ब्लॉग के ऊपर कंटेंट डालना शुरू करते हैं, जो भी है मुनाज़ा आपके पास कंटेंट है उसको ब्लॉग के ऊपर डाल दें। जब तक आपके पास अपनी वेबसाइट्स वगैरह नहीं है, आप अपनी वेबसाइट्स नहीं चलाना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ब्लॉग बना लें, ब्लॉग के ऊपर जो है वो कर लें। करूँगा आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर हम में से कोई चाहे तो वो क्या अपनी अलग से एक पूरी वेबसाइट क्रिएट करेगा गूगल के लिए, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट पे विजिट करे और जो भी हमने अपने आर्टिकल्स एज अ पोर्टफोलियो या सैम्पल आर्टिकल्स वगैरह जो भी लिखे हुए हैं वो उन सबको रीड करे और वो एक हमारी वेबसाइट बनती जाए जो गूगल में बिल्कुल, रैंक आप भी एक करे वेबसाइट के ऊपर ऐसे। बना सकते हैं, एक वेबसाइट क्रिएट कर लें
और अगर आप देखें वेबसाइट बेसिकली कंटेंट वाइज बनती है या एक टॉपिक वाइज बनती है। अगर आप चाह रही हैं कि सिर्फ आपके जो कंटेंट आप लिख रही हैं वो वहाँ पर शो होता रहे, तो आप ब्लॉग के ऊपर जो है वो लिख सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लॉग में डालते वक़्त सर्च इंजन को जो है वो कर दिएगा, ताकि अगर आप किसी के लिए कंटेंट लिख रही हैं और वो अपने ब्लॉग पे जी। डाल रही हैं और वो भी अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, तो दोनों को स्ट्राइक पड़ जाएगी, फिर वो आपको तंग करेगा जिसके लिए आपने कंटेंट लिखा था। तो कंटेंट आप ब्लॉग पे डालती रहें और ब्लॉग को जो है वो सर्च इंजन विजिबिलिटी से हाइड कर दें, तो आपकी जो है कोई इशू नहीं होगा। तो सर ये हमें जो उसके लिए अलग कोर्स, वेब डिजाइनिंग वगैरह का, ये वेब क्रिएट करने के लिए अलग कोर्स बिल्कुल, होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।